हेलो वेलकम बैक एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और कैसे हो आप लोग यार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस नए लेक्चर में। और इस दिन की शुरुआत करते हैं हम सब मिलके ऑसम तरीके से। ओके, विद ऑसम कॉन्सेप्ट आज बात करने वाले हैं दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अपथ्रस्ट या यू कैन से बायोंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, उस पर डिपेंडेंट जितने भी कंसेप्ट होते हैं भाई उनकी हम डिस्कशन करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। आपके सारे फंडे में क्लियर करने वाला हूं यहाँ पे, और उनका यूज करके हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। जिस भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी शॉर्ट ट्रिक, वो सब बताऊंगा आपको। टेंशन नहीं लेने का बॉस, बस देखते रहने का, बढ़िया तरीके से मेरे साथ बने रहने का आज के इस दिन में। ओके, सो एनर्जी के साथ, एक बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने अपने काम को स्टार्ट करना है और मस्त तरीके से सारी चीजों को सीखना है, जिसके लिए आप टाइम निकाल के और मैं यहाँ पे हम मिलकर बैठे हैं मस्त तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों सीखते रहो। लर्निंग है, ये लर्निंग है, लाइफ में हमेशा लर्निंग चलती रहती है और उसको एप्लीकेशन जरूर करो, उसको अप्लाई जरूर करो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और बस नोट्स बना लिए, सुंदर सुंदर, मजा आ गया आपको, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आफ्टर ऑल। सो फायदा कब होगा, जब आप उसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जाके। आज इस लेक्चर को सीखने के बाद आप अपने PYQs के क्वेश्चन जाके ढूंढो, सॉल्व करो, आपको पता तो चले कि आपसे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, सो ऑल द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे एक्शन लेते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का मिशन। ये कहानी मेरी जुबानी। ओके, सो कम ऑन। तो बात करने वाले हैं यार कंसेप्ट ऑफ अपथ्रस्ट एंड बायोंट फोर्स, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, है जी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है, पढ़ते हम आ रहे हैं, एक तरीके से आप सबको याद भी होगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहले उसको समझेंगे, फील करेंगे उसको बढ़िया तरीके से। उसके बाद इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो आप, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। वैसे तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं मतलब जिन पे हमें उतना अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाद में हम पढ़ते रहेंगे उसको। बट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एटलीस्ट कौन से वो कंसेप्ट है जो आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, उन पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, सो स्टार्ट करें। काफी बातें हमने कर ली है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा अपथ्रस्ट, द बायोंट फोर्स। ओके, सो देखो अपथ्रस्ट अगर मैं बात करूं, अप मींस अप डायरेक्शन में, ठीक है। इसका नाम ही इस तरीके से दिया है। थ्रस्ट मींस धक्का, हिंदी में बोलते हैं धक्का देना, ठीक है। जैसे हम किसी को धक्का देते हैं, फटाक हमने किसी को धक्का दे दिया, तो पानी भी धक्का देता है। जब आप कोई बॉडी को, आपने बचपन में किया होगा, आपको याद आ भी रहा होगा, अभी भी कर सकती हो जाके, कोई चीज लेना, कोई भी बॉडी लेना एक हैवी सी, और पानी में, बकेट में पानी भर लेना पूरा, और उसको उसमें ऊपर से नीचे को प्रेस करना उसको। तो जब आप छोड़ोगे तो पानी नीचे से उस पर धक्का मारेगा ऊपर को, तो वो जो भी चीज होगी ऊपर को आएगी निकल के। सो उसको बोलते हैं पानी का थ्रस्ट, पानी का धक्का। और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, इसलिए अप थ्रस्ट है जी, ऊपर को लगने वाला एक फोर्स बाय द लिक्विड, बाय द वाटर, जो भी फ्लूइड आपके पास होगा ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला, दैट इज कॉल्ड एज अप थ्रस्ट। पहले तो नाम का मतलब ही समझ लेते हैं ना, तो थोड़ा फीलिंग आ जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो यार। मतलब जिस दुश्मन से आप फाइट करने जा रहे हो उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, तो मजा आएगा फाइट करने में। और इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं बायोंट फोर्स। ओके, तो एक तरीके का फोर्स है। अभी किस तरीके से काम करेगा, क्या है इसका कंसेप्ट, किस तरीके से आपने याद रखना है विदाउट एनी कंफ्यूजन, कैसे आपने इसका कंसेप्ट का यूज करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। कूल, तो जल्दी से ले ले एक बकेट, आ जाओ भाई, आ जाओ वापस। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कंसेप्ट क्या था। हमने जो प्रेशर का एक्चुअली में कंसेप्ट सीखा था कि भाई जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है पानी का। जितनी डेप्थ में हम नीचे होंगे उतना ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ड्यू टू लिक्विड इन वर्टिकल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल पे तो सेम रहता है, अगर डेप्थ सेम है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पॉइंट्स होते हैं उन पे सेम रहता है, ये हमें पता भी है। ओके कूल, आ जाओ वापस, आ जाओ दुनिया में, देखते हैं क्या है कहानी आज की, है ना, और किस तरीके से सीखना है अपने मस्त तरीके से। ये कंसेप्ट प्यारा सा है, पूरे दिमाग तक आपके भेज के आऊंगा इसको। अब उसका यूज तुमने करना है, बस देखते रहना, मस्त तरीके से सीखते रहना। ओके चलो भाई, यहां पे हमने एक कंटेनर ले लिया, एक तरीके से एक वेसल ले लिया। ओहो अच्छा सर, पानी है, पानी है, पानी है। अब शहद तो होगा नहीं इसमें शहद तो भरेंगे नहीं हम इसमें, ठीक है, तो पानी लेंगे ऑब्वियसली। सो पानी है बॉस, पानी 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 एंड पानी, ठीक है। सो कूल, तो ये है, अच्छी बात है सर। अब क्या हुआ, अब हमने क्या करते थे हम, देखो सिंपली हम एक कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मान लेते थे, लिक्विड का एलिमेंट मान लेते थे। अब हम नॉर्मली एक बॉडी है जिसको हम इसमें डालेंगे। सपोज करो आपने एक कोई 3D बॉक्स ले लिया, मतलब एक क्यूब की तरह इमेजिन कर लो, मैं इस तरीके से डालूंगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से एक बॉक्स आपने लिया है, कोई भी बॉक्स आपने लिया और वो इसमें डालना है अपने। तो जैसे आपने इसमें डाला, सपोज करो बॉक्स यहां पर है, समझ गए आप, सपोज करो बॉक्स यहां पे है, ये बॉक्स है आपका पूरा,
तो ध्यान से समझना मैं क्या सिखाने जा रहा हूं और कंसेप्ट एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। बस पेशेंस रखने का बॉस, बढ़िया चीज मिलने के लिए थोड़ा टाइम से लगता है बॉस, ठीक है। टाइम देखो आपको 1 साल लग रहा है ना पूरा पढ़ाई करते करते करते, तब जाके एग्जाम दोगे, तब जाके रिजल्ट आएगा, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मस्त चीज मिलने के लिए टाइम तो लगेगा बॉस। आ जाओ देखो इधर। सो दिस इज द बॉक्स एंड दिस इज अ बॉडी। एक तरीके से एक सॉलिड बॉडी आप मान लो, बॉडी, इसको सॉलिड बॉडी आप मानेंगे, ठीक है। दिस इज द सॉलिड बॉडी। इसकी कुछ डेंसिटी अलग होगी, सिग्मा मान लो बॉडी की डेंसिटी, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कुछ रो मान लो। अभी तो चूंकि हम कंसेप्ट सीख रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेने का, बट फिर भी मान लेते हैं। जो लिक्विड की डेंसिटी है इसको हम मानेंगे लिक्विड डेंसिटी, ओके धुरंधर खिलाड़ियों। और सॉलिड बॉडी डेंसिटी को हम मान रहे हैं सिग्मा। सिग्मा सॉलिड बॉडी डेंसिटी, यस। तो वो क्या बोलता है कि पानी में जैसे ही आपने इसको डाला तो देखो ऊपर से इस वाले सरफेस पर, ठीक है, इस वाले सरफेस पे भी एक फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो पानी की ये डेप्थ है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। लेट्स सी फोर्स F1 है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा कुछ तो कुछ ना होगा ना P1, और नीचे से इस वाले क्रॉस सेक्शन पे, और आपको पता है फोर्स हमेशा इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे भी नीचे से भी फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे वो ज्यादा होगा, तो यहाँ से फोर्स लगेगा F2। तो F2 इज ग्रेटर देन कहीं ना कहीं F1। ये हमने सीख रखा है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से क्लियरली। तो आप खुद सोचो इस बॉक्स के अपर सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है F1, वो उसको नीचे को जो प्रेशर इस पे अप्लाई कर रहा है, और नीचे वाले पे जो ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स अगर आप ध्यान से देखो इस बॉडी के ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूं ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, ये किस डायरेक्शन में जाएगी और इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है और कौन सा फोर्स आपका कम है, ठीक है। कैसे सर? देखो कम ऑन, हियर वी गो। तो आपने देखा ऊपर वाला फोर्स कम है ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी डेप्थ कम है तो प्रेशर कम है, और नीचे वाले की डेप्थ देखो ये ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको हम लिख सकते हैं F2 माइनस F1, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स F2 माइनस F1। अब हम ये देखना चाहेंगे ये है क्या, है ना, ये है क्या वो बात की बात है, लेकिन आपको बहुत क्लियरली पता है कि भाई F2 यहाँ पे ज्यादा है और F1 यहाँ पे कम है, मतलब ये ऊपर से फोर्स जो लग रहा है और नीचे से ये ज्यादा है। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स लगेगा इस बॉडी पे वो अप डायरेक्शन में लगता है, यानी रिजल्टेंट जो फोर्स लगता है इस बॉडी पे वो अप डायरेक्शन में लगता है। फ्लूइड का जो रिजल्टेंट फोर्स है अप, इसलिए इसी फोर्स को, इस रिजल्टेंट को ही बोला गया अप थ्रस्ट, ठीक है, इसी को बोला गया अप थ्रस्ट फोर्स। यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इनसाइड द लिक्विड दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस लोअर फोर्स इज ग्रेटर देन द अपर फोर्स, सो द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बॉडी विल ट्राई टू मूव अपवर्ड, है ना, तो बॉडी ऊपर को मूव करती है, ट्राई करती है। जब भी कोई भी चीज आप पानी में डुबोते हैं, उसको छोड़ते हैं तो तुरंत ऊपर आती है तो क्यों आती है ऊपर को? क्योंकि पानी का जो नीचे डेप्थ पे फोर्स था वो ज्यादा था, ऊपर वाला कम था, तो नेट फोर्स ऊपर को लग गया, इसलिए ऑब्जेक्ट तुरंत ऊपर को आता है। समझ गए होंगे आप? यस। अब मेन बात यह है कि सर इसकी वैल्यू होगी क्या, ठीक है, ये अप थ्रस्ट है, इसका वैल्यू क्या होगा न्यूमेरिकली, हम इसको कैसे डील करेंगे? तो अप थ्रस्ट इसको हमने नाम दिया, ठीक है, अप थ्रस्ट यानी ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट करने वाला नेट फोर्स होता है, F2 और F1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? याद करो वो जमाना जब मैंने आपको बताया था। क्या जमाना सर, क्या बात कर रहे हो आप? देखो ना, मैंने आपको बताया था अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो इस बॉडी के ऊपर तो हम इसका एफबीडी बना लेते हैं। देखो तो भाई हमें पता है यहां पे जो प्रेशर लगेगा P1 और यहां पे जो प्रेशर लगेगा P2, भाई ये P1 है ये P2 है, बिल्कुल बढ़िया बात है सर। और अगर हम इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं P2 माइनस P1, तो भाई ये निकल के आता था रो जी एच, जो भी इसकी ये डेप्थ होगी, लेट्स सी एच मान लिया मैंने, ठीक है। और P2 को आप कैसे निकाल सकते हो? प्रेशर आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो यहां पे फोर्स लग रहा है F2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर और यहां पे आप सेम मानते थे, A माइनस F1 बाई A और इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो देखो यहां से F2 माइनस F1 दोस्तों आपके पास आ गया, ये A कॉमन आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये बन जाएगा रो जी ए इंटू एच, ये बन गया आपका नेट फोर्स का वैल्यू। तो ये जो नेट फोर्स है यहां से निकाल सकते हो आप, ठीक है। और ये हमें क्या बताएगा? ये इसको हमने क्या नाम दिया? अप थ्रस्ट का नाम दिया यार, ऊपर को लगने वाला नेट फोर्स है यार ये तो ये जो डिफरेंस आया इन दोनों फोर्सेस में, ये जो डिफरेंस है यही रिजल्टेंट फोर्स है, और इसी को मैंने नाम दिया द फोर्स विच इज एक्टिंग इन अप डायरेक्शन, तो यू लिख दिया मैंने अप थ्रस्ट, एफ यू। समझ गए? समझ आ रहा? एफ यू लिख दिया मैंने, द फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज अप थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच। ये रो किसका है? डेंसिटी है लिक्विड की, क्योंकि इसी ने अप्लाई करा है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इनटू ए इनटू एच। इसको ध्यान से देखो, ये क्या है भाई?
ये क्या है, इस पूरी बॉडी का वॉल्यूम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जितनी भी इसकी हाइट होगी, ये जो भी हाइट होगी दैट इज एच। तो ये है एरिया इंटू एच, ये जो सिलेंड्रिकल है जैसी भी बॉडी है, ये कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। सो ये बॉडी का वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम। अब ध्यान से समझियो, ऑफ बॉडी। कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, भयंकर वाला ट्विस्ट आएगा बॉस। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब यही है सारा खेल, ये बॉडी का वॉल्यूम है, ठीक है, यही है सारा खेल। मतलब जो अपथ्रस्ट फोर्स आया, निकल के वो आया रो जी वी, एंड दिस इज द बॉडी का वॉल्यूम। बॉडी का वॉल्यूम है, मैं फिर बोल रहा हूं, अपथ्रस्ट में जो वॉल्यूम यूज किया जा रहा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड, जी तो आपको पता ही है। दिस वैल्यू इज द वैल्यू फॉर अपथ्रस्ट। जब भी हम अपथ्रस्ट की बात करने वाले हैं तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। Whenever we will discuss about the buoyant force, about the upthrust force, this is the formula. And remember, in the formula of upthrust, the volume is the volume of the body which is inside the liquid. अब depend करेगा वो जो body है वो पूरी की पूरी liquid के अंदर है या कुछ पार्ट उसका बाहर है, कुछ पार्ट अंदर है, मतलब fully immersed है या partially immersed है। अब वो डिपेंड करेगा, उसी पे डिपेंड करता है आपका upthrust भी। वाह यार, लेकिन आप ध्यान से देखें, this is the volume of the body, but ये कब है, किस तरीके से आप इसको ट्रीट करोगे। इफ आपने कैसे समझना है, इफ द बॉडी इज इनसाइड द लिक्विड फुली या फुली इमर्स्ड है लिक्विड में, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसको आप ऐसे समझेंगे, मैं अलग से ही बना रहा हूं, होप सो ये आप समझ गए होंगे। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, यहां से पहुंच ज्यादा हो जाएगा, तो क्लैरिटी के साथ हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ओके कूल, तो समझ गए बेसिक लॉजिक क्या है, बेसिक काम क्या है, अपथ्रस्ट का मीनिंग क्या है यार। अपथ्रस्ट का सीधा सा मतलब ऐसे समझो, आपने ऊपर से एक फोर्स अप्लाई किया बॉडी को नीचे पानी में डालने के लिए, और जैसे आपने छोड़ा, पानी ने उस पर नेट फोर्स ऊपर को लगाया, उसको बोला गया अपथ्रस्ट। अब वो कितना होगा, इतना होगा। और डिटेल एनालिसिस करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, हर सिचुएशन के साथ हम खेलने वाले हैं, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, और आज सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने वाला है, सो डोंट वरी। ओके बॉस, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या है इसकी मेन डिटेल एनालिसिस, जिसके थ्रू आप बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी में, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी में, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में। वो क्या होता है सर, अभी आ जाओ वापस, आप थ्रस्ट को देख लो पहले। तो आप थ्रस्ट को मैंने लिखा एफ यू इज इक्वल टू व्हाट इज दैट सर, रो जी वी। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो लिक्विड के अंदर है। अब देखो ध्यान से समझना, यहीं पे लिखूंगा, जो भी लिखूंगा यहीं पे समझाऊंगा, जो भी समझाऊंगा ध्यान से समझने का बॉस। दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अगर आपने लिखा ये तो सर वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, अच्छा ठीक है, बट ध्यान से समझना, एज द बॉडी, ठीक है, एज द बॉडी गोज इनसाइड द लिक्विड, हर सिचुएशन से आपको रूबरू कराने वाला हूं, ध्यान से समझते जाएंगे आप। गोज इनसाइड द लिक्विड है, इट डिस्प्लेसेस एन इक्वल, इस लाइन पे ध्यान देंगे आप, एन इक्वल अमाउंट या एन इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, amount of volume of liquid. So that's why we can say now, here we go, कि ये हाँ अपथ्रस्ट में यूज होने वाला वॉल्यूम बॉडी का ही वॉल्यूम होता है, बट ध्यान से समझो, वो जो भी बॉडी का वॉल्यूम होगा जब वो पूरी पानी में अंदर जाएगी, वो अपने वॉल्यूम के इक्वल टोटली पानी भी तो डिस्प्लेस करेगी। जब हम किसी बॉडी को पानी में डिप करते हैं, इमर्ज्ड करते हैं, तो वो अपने आसपास से पानी भी तो रिमूव कर देती है, वहां से डिस्प्लेस कर देती है एक तरीके से। मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पानी के अंदर होगा, उतना ही पानी बॉडी अपने वॉल्यूम के इक्वल डिस्प्लेस कर देती है। यानी एज द बॉडी गोज इनसाइड द लिक्विड, इट डिस्प्लेसेस एन इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, एल लिख दिया मैंने, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन फुली इमर्ज्ड और पार्शियली इमर्ज्ड। अब आप मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली समझ जाएंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी
की जगह हम लिक्विड का जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा, जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया होगा, वो आप लिख सकते हो। डिपेंड करेगा कि ये जो बॉडी का वॉल्यूम है ये लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा, ये डिपेंड करेगा कि बॉडी फुल्ली इमर्स्ड है या पार्शली इमर्स्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल देख लो ध्यान से, अभी मैंने क्या किया, पूरी बॉडी को देखो अंदर रखा है, तो पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो ही लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम होगा, बात खत्म। ठीक है, जो पूरी बॉडी का वॉल्यूम है वही जो लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस होगा उसका होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपथ्रस्ट। नाउ वी कैन राइट, इस पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो लगेगा रो जी इंटू वी एल। दिस इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड व्हेन द बॉडी इज फुल्ली इनसाइड द लिक्विड। उत्तरी क्या बात कर रहे हो सर, यस। और जब इस वॉल्यूम को आप ओपन करोगे इस तरीके से देखो, और डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की है। सिंपल है, इजिली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना, व्हेन फुल्ली बॉडी है ना। तो इसकी जगह यहां पे आप वी एल लिखो या वी बी लिखो, क्योंकि दोनों वॉल्यूम सेम ही तो है, क्योंकि पूरी बॉडी अंदर है। लेकिन ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 फुल्ली। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अगर आपने ऐसे बात करी, ये भाई यहां तक पानी है और बॉडी का कुछ पार्ट बाहर है कुछ अंदर है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, कुछ अंदर है, तो इस बॉडी का देखो इतना सा वॉल्यूम अंदर है, केवल ये वाला देखो, ये इतना वॉल्यूम अंदर है केवल। तो हम लेंगे ये जो अंदर होगा इनसाइड, उसी के इक्वल वाटर डिस्प्लेस होगा। जो आउटसाइड वॉल्यूम है बॉडी का, ये आउटसाइड, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि जो पार्ट बॉडी का पानी से बाहर है वो पानी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। जो पार्ट बॉडी का पानी के अंदर है वही पानी को डिस्प्लेस करेगा, और उसी के इक्विवेलेंट, बॉडी के उस वॉल्यूम के इक्विवेलेंट ही पानी डिस्प्लेस होगा। यानी जो वॉल्यूम होगा V इनसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी का जो वॉल्यूम पानी के अंदर होगा उसी के इक्विवेलेंट वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा लिक्विड का। ठीक है, सो दिस इज द मेन लॉजिक एंड दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। आपने बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। सिचुएशन दोस्तों दो ही होंगी, या तो बॉडी फुल्ली पानी के अंदर होती है या कुछ पार्ट उसका बाहर होता है, कुछ वॉल्यूम उसका अंदर होता है। तो जितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर है उसी वॉल्यूम के इक्वल आपने डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम भी लेना है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वेरी क्लियर एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूं, और भी अच्छे से देखो आप ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूं कि सपोज करो, मान लो, मानना तो पड़ेगा, मानते ही तो आ रहे हैं हम, ठीक है। सो मान लो कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, एक सिलेंडर है, जैसे बॉटल है, बॉटल को आपने एक बकेट ली, उसमें पानी भरा और बॉटल ले ली और उसमें अंदर ऐसे इंसर्ट किया, तो समझे बात को, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, सपोज करो ऐसे ले लिया, देखो मैंने, ठीक है, समझ गए आप। तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। अरे फील आएगा आपको, टेंशन मत लो, आप देखते जाएं बस ध्यान से, ठीक है। तो इस पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो इतने लिक्विड, जो जितना पार्ट बॉडी का इसमें अंदर है उसी की वजह से ऊपर को अपथ्रस्ट लगेगा। तो इसका अपथ्रस्ट फोर्स आप कैसे लिखेंगे, रो जी वी इन, जो अंदर है वो ही वॉल्यूम लेना है ऑफ बॉडी, ठीक है, और वही वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, वही लेना है जो इसके अंदर है केवल, समझ गए, वही लेना है जो केवल अंदर है। समझ गए होंगे लॉजिकली, देखो यहां समझ में आएगा और अच्छे से। मान लिया सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है, सिलेंडर की टोटल लेंथ, यानी कितनी लेंथ का सिलेंडर है, वो दोस्तों L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। लेकिन पानी के अंदर सपोज करो, समझना, पानी के अंदर सपोज करो इसकी ये वाली लेंथ है, आप देखो बाहर कम है, पानी के अंदर ज्यादा है। सपोज करो पानी के अंदर है इसकी 3L/2 लेंथ, पानी के अंदर है। तो बताओ जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा, जो डिस्प्लेस होगा ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, है ना, तो बॉडी का कितना वॉल्यूम अंदर है उसको देखो, इतना वॉल्यूम केवल अंदर है, इतना, ये वाला, जिसकी लेंथ है 3L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा। जो पानी के अंदर वॉल्यूम है इनसाइड, वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है, एरिया इनटू इट्स लेंथ, तो एरिया इनटू लेंथ है उसकी 3L/2, ये वॉल्यूम लेंगे। जबकि सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल उसका एरिया इनटू उसकी टोटल लेंथ, देखो ये ज्यादा है ये कम है। तो हमारे को जो लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए अपथ्रस्ट के अंदर, हमें उससे मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम उस बॉडी का पानी के अंदर है, वही वॉल्यूम केवल उसके आसपास से वाटर को डिस्प्लेस करता है, समझ गए। तो कैसे, मतलब यहां पे जो V in आया वो ही VL होगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। तो ये लेंगे ना कि ये तो टोटल है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट तो बाहर भी है, तो टोटल नहीं ले सकते हम,
ठीक है। तो हम वो लेंगे जितना पार्ट बॉडी का अंदर होगा उतने ही वॉल्यूम के इक्वल वो अपने आसपास से पानी को डिस्प्लेस कर देगा। बात खत्म, बात खत्म। इसी तरीके से आप यूज करेंगे अपना अप थ्रस्ट, है ना। इसी तरीके से ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब समझ में आई बात, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ही आपका वॉल्यूम होता है, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड इन द टू कंडीशन व्हेन द बॉडी फुल्ली इमर्स्ड। तो जो बॉडी का वॉल्यूम है वही लिक्विड का वॉल्यूम है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट पे ध्यान रखें आप। लेकिन जब वो पार्सली इमर्स्ड है, यानी दिस वन इज द पार्सली इमर्स्ड, दिस वन इज द पार्सली इमर्स्ड, तो जो वॉल्यूम लेंगे हम यहाँ पे अप थ्रस्ट कैलकुलेट करते समय वो लेंगे बॉडी का जो इनसाइड द लिक्विड होगा। खत्म। होप सो आप समझ गए होंगे इसकी कहानी, मेरी जुबानी ये है क्या, लिटिल बिट। अब 2-3 पॉइंट है बस, उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने के पर्पज से अप थ्रस्ट को कैसे स्टडी करना है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना, वो सब आपके सामने है। अब जब न्यूमेरिकल करेंगे भाई, प्रैक्टिकल करेंगे तभी मजा आएगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, मजा तो तभी आने वाला है कि सर आप यूज कैसे करें न्यूमेरिकल करने के लिए। बस ज्यादा वेट नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, 15 मिनट और इंतजार करो। उसमें एक कंसेप्ट और है बेहतरीन सा, ये तब है, ये सारी सिचुएशन हम तब स्टडी कर रहे हैं जब ये कंटेनर जो भी है, ये वेसल, ये कंटेनर, ये रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है। हो सकता है कंटेनर एक्सेलरेटेड फॉर्म में हो, ऊपर नीचे जा रहा हो, किधर को भी जा रहा हो, ठीक है। तो उस तरीके की सिचुएशन भी तो आ सकती है, वो बाद में बात करेंगे। पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट तो समझ लो, ये है क्या। क्लियर हुआ बॉस? यस मैन, यस। तो क्लियर है। अप थ्रस्ट कैसे निकालना है, बायोंड फोर्स कैसे निकालना है, एक ही बात है। बायोंड फोर्स, अप थ्रस्ट, अप डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स बाय द लिक्विड, उसको अप थ्रस्ट का नाम दिया गया है। क्लियर हुआ पॉइंट, मेन पॉइंट। आगे बढ़ो, अब थोड़ी सी और डिटेल एनालिसिस करें। यस, कम ऑन। ओके गाइस, सो होप सो आप समझ गए होंगे बेसिक फंडा क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है, उसका एप्लीकेशन करना बता देता हूं किस तरीके से और उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। और उसी के रिगार्डिंग उसी से एक हिंट मिला जिसको बोला गया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एवर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, सो कम ऑन, सबसे पहले देख लेते हैं, लिखा हुआ है अप थ्रस्ट। अब आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या है। अब इसको और क्रिस्टल क्लियरली देख सकते हो। तो यार अप थ्रस्ट निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये समझ में आना चाहिए आपको, ये क्या है सर, डेंसिटी ऑफ जो फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, उसकी डेंसिटी है, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज इनसाइड द बॉडी, सॉरी लिक्विड, ठीक है। इट मे बी पार्शियली इनसाइड, इट मे बी फुल्ली इनसाइड। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है जिसकी वजह से लिक्विड डिस्प्लेस होगा। सिंपल है। अब आपके क्लियर है फंडा। अब अगर आप इसको और अच्छे से देखो तो एफ यू अप थ्रस्ट को हम लिख सकते हैं रो जी को ऐसे लिख लो, रो इंटू वी को आप कैसे लिखेंगे देख लो, यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। दिस इज द मास, ये तो मास है भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, और डेंसिटी लिक्विड की है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है लिक्विड का, तो दिस इज द मास ऑफ लिक्विड जो बॉडी की वजह से डिस्प्लेस हुआ होगा, डिस्प्लेस्ड। दिस इज द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना। जो बॉडी को जब हम पानी में डालते हैं, जितने पानी को डिस्प्लेस कर देती है, उसका जो मास होगा उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू इट्स वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम, दैट इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सिंपल लॉजिकली। अब अच्छा सर अगर ये मास है तो हम तो अप थ्रस्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मास हो गया उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ है, और ये जी हो गया। यस, तो हम लिखेंगे जी इंटू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये रहा। तो देखो m इंटू जी, तो ये बन गया वेट, ये तो बन गया वेट, यानी वेट ऑफ लिक्विड, यानी इसको बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, डिस्प्लेस्ड, ठीक है, बाय बॉडी व्हेन गोज इनसाइड, ठीक है, लिक्विड। जब वो लिक्विड के अंदर जाती है तो जितना पार्ट उसका लिक्विड के अंदर जाएगा उतना ही मास वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी, या वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, या वेट को डिस्प्लेस कर देगी। दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दिस इज द वेट। यानी अपथ्रस्ट फोर्स को कहीं ना कहीं हम ये भी लिख सकते हैं बायोंड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। दिस इज द फोर्स, ठीक है, acting was on a body in upward direction, ठीक है, जो कि इक्वल है वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। मतलब बॉडी अगर पानी पे फोर्स लगा रही है उसको हटाने के लिए, तो पानी भी ऊपर को उस पे फोर्स लगा रहा है, अप थ्रस्ट, कि मेरे ऊपर क्यों फोर्स लगा रही है, मैं भी लगाऊंगा भाई, पानी भी ऊपर को फोर्स लगा रहा है, दिस इज अप थ्रस्ट, जो उसके डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल आपके सामने है सारी चीजें।
ठीक है। और यही से क्लियर हुआ दोस्तों, यही वो वेट होता है एक्स्ट्रा जो डिस्प्लेस होता है, जिसकी वजह से बॉडी पे अपथ्रस्ट लगता है। और अगर बॉडी पे अपथ्रस्ट लग रहा है तो ध्यान से देखो, पानी के अंदर जो बॉडी होती है, मान लीजिए ये बॉडी है पानी के अंदर, है ना, ये बॉडी है पानी के अंदर, आप ध्यान से समझे, ठीक है सर। इसी वेट की वजह से, इसी फोर्स की वजह से पानी का, बॉडी का खुद का वेट है डाउन, यानी दिस इज द वेट ऑफ बॉडी, और इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर को, अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर को। तो अपथ्रस्ट देखो वेट के अपोजिट है, यानी इसके एक्चुअल वेट को कम कर रहा है। यानी इसी अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर लाइटर, मतलब एक तरीके से उसका जो वेट है वो कम फील होता है ना, है ना। इट अपीयर्स अ लाइटर बॉडी, मतलब हमें लगता है कि जो उसका एक्चुअल वेट है अब वो थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेट ऑफ द बॉडी है उसके अपोजिट एक फोर्स एक्ट करने लगता है बॉडी के ऊपर, पानी की वजह से ऊपर को, दिस इज अपथ्रस्ट। तो जो नेट, अगर एक तरीके से आप इसमें फोर्स देखेंगे, इसका अपरेंट जब हम निकालेंगे, और इसी वजह से ये बॉडी, इसी वजह से, इस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से, इस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस फोर्स, है, ड्यू टू दिस फोर्स, जो बॉडी होती है, बॉडी इनसाइड द लिक्विड, समझ जाना भाई, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिक्विड एपियर्स, ठीक है, एपियर्स लाइटर, ठीक है, वो हल्की फील होती है, हल्की, मतलब पहले हैवी थी लेकिन पानी में जाते ही पानी ने उस पर एक एडिशनल फोर्स अपोजिट टू द वेट एक्ट कर दिया, जिससे उसका एक्चुअल वेट कम हो गया और वो हमें लाइटर फील होती है, उतनी हैवी फील नहीं होती है, उसका वेट हमें लगता है ये थोड़ी सा कम हो गया ड्यू टू दिस अपथ्रस्ट फोर्स। वाह, मजा नहीं आ गया बॉस, ठीक है। अब इस पे नेट फोर्स जो हम अगर निकालेंगे, इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर को लग रहा है, बॉडी का वेट नीचे को लग रहा है, तो अपथ्रस्ट, ठीक है, माइनस, अगर ये ऊपर को जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज वेट सपोज करो ज्यादा है इसका, तो इसका एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं कि अब इस पे नेट फोर्स क्या है और इसका अब एपरेंट वेट क्या है, एंड दिस रिजल्ट दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने यही एक्सप्लेन किया था, जिसको हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप सो गाइस इस पूरे कन्वर्सेशन में आपका फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा, बस इसको मैथमेटिकली एप्लीकेशन इसका करना बाकी है। बट रही कंसेप्ट की बात, अब थ्रस्ट के कंसेप्ट को सीखने की बात, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इसके एप्लीकेशन करेंगे बस थोड़ी ही देर में, थोड़ा सा इंतजार करिएगा बॉस, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यही से ये रिजल्ट जो हमने यहां से निकाला कि अब थ्रस्ट की वजह से उस बॉडी का पानी के अंदर वेट थोड़ा कम नजर आता है, वो लाइटर फील हमें होती है। तो इसी रिजल्ट को एक तरीके से आगे एक्सप्लेन किया गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, एंड व्हाट वाज दैट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो हमें हल्की नजर आ रही है पानी के अंदर, एक्चुअली में उसका वेट 20 kg था, तो पानी के अंदर जाके सपोज करो 14 kg रह गया, तो कितना कम हो गया, और जो इफेक्टिव वेट अब बचा है वो कितना, उसको कैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जल्दी से, ओके, क्योंकि इसी रिजल्ट से ये कनेक्टेड है डायरेक्टली। देन आफ्टर वी कैन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द फर्स्ट कैटेगरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि सेकंड कैटेगरी के लिए इसी का दूसरा कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कम ऑन, चले आगे बढ़े, यस गुड, होशियार बन रहे हो बॉस। ओके बॉस, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसके आर्किमिडीज प्रिंसिपल साहब ने, आर्किमिडीज साहब ने इस प्रिंसिपल में क्या डिस्कशन करा था, ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। और क्या बताया था उन्होंने, जो वैसे हम पढ़ चुके हैं, बस उसको एक स्टेटमेंट के रूप में हमने देखना, उसका एप्लीकेशन करना है, उसके जो केसेस हैं उनको स्टडी करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। तो उसने बोला द लॉस ऑफ, अभी मैंने आपको बोला जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डिप करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो भाई जितना वॉल्यूम वो पानी का डिस्प्लेस कर दिया, उसी के इक्विवेलेंट उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि उसके एक्चुअल वेट को कहीं ना कहीं कम कर देता है, ठीक है। वो बॉडी हमें पानी में एक तरीके से हैवी ना होके लाइटर, एज ए लाइटर बॉडी फील होती है, मतलब ये हल्की हो गई है इस तरीके से। तो वो जो लॉस हुआ है वेट का, वो क्या है ना, बॉडी का जो पानी में जाने से लॉस हुआ है वो क्या है भाई, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना वेट इसका वाटर का डिस्प्लेस हुआ, उसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। देखो उसने बोला द लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी समझड फुल्ली और पार्शियली, ठीक है, द लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी समर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओह वाओ, है कि नहीं। तो जो लॉस हुआ है उस बॉडी का पानी में समर्ज करने से, पानी में उसको इनसाइड लेके जाने की वजह से, चाहे पार्शियली लेके जाओ या फुल्ली लेके जाओ, तो इन लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा, मतलब अपथ्रस्ट,
समझ गए, उसी के इक्विवेलेंट होगा ऑब्वियसली यार, उतना ही तो लॉस होगा जितना आप थ्रस्ट लगेगा। तो बचा कितना है ना, एपरेंट वेट क्या होगा। सो नाउ वी कैन राइट व्हाट इज द एपरेंट वेट। एपरेंट वेट भाई लॉस तो इतना हो गया, तो बचा कितना, देखो अप थ्रस्ट के इक्वल लॉस हो गया, क्योंकि आपको पता है जो अप थ्रस्ट है वही वेट है ऑफ लिक्विड, है ना, लिक्विड का डिस्प्लेस्ड, समझ गए आप, डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो इतना इक्विवेलेंट तो लॉस हो गया, तो बचा कितना, यानी उसका एपरेंट वेट कितना है, वो कैसे निकालेंगे। एपरेंट वेट सपोज करो वो है W डैश, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई उस कंटेनर में, उस वेसल में, उस लिक्विड में जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें बॉडी फुल्ली इमर्स्ड है, मान लिया, हमने मान लिया फुल्ली इमर्स्ड है जी, ठीक है। तो हमें पता है इसका जो बॉडी का एक्चुअल वेट है वो तो डाउनवर्ड होगा, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी, अब थ्रस्ट इस पे ऊपर को होगा, बिल्कुल सर, ठीक है। तो एपरेंट वेट कितना है W डैश, तो निकाल लो, इसका मतलब एक्चुअल वेट है इतना, ये डाउन डायरेक्शन में, ये अप है, तो हम लिखेंगे एक्चुअल वेट माइनस जो लॉस हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एपरेंट वेट आपको बच जाएगा, यानी अप थ्रस्ट को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट इतना बचेगा उसके पास वेट। अब तो जो बचा हुआ है ये एपरेंट वेट है उसके पास, ठीक है। तो इसको हम इसकी डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक्चुअल वेट के टर्म्स में। तो इस वेट को आप क्या लिख सकते हो भाई, हमें पता है ये mg है, यानी मास ऑफ बॉडी इनटू जी, ये है लिक्विड का अप थ्रस्ट, यानी जो लिक्विड इस बॉडी पे अप्लाई करेगा, पूरी बॉडी अंदर है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है इनटू जी, मतलब उसका वेट, एक तरीके से लिक्विड डिस्प्लेस का वेट। तो हम इसको लिखेंगे मास ऑफ बॉडी, ठीक है सर, इसको मैंने लिखा मास ऑफ बॉडी, तो इसको मैं लिख सकता हूं मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी में कन्वर्ट करो, डेंसिटी तक जाओ, तो मास को लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी सिग्मा, मैंने माना था बॉडी की डेंसिटी सिग्मा मानना है, लिक्विड को रो मानना है, इनटू जी, माइनस मास ऑफ लिक्विड को क्या मानेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इनटू जी। यस सर, बिल्कुल सही है सर। अब क्या करेंगे, अब यहां बहुत क्लियरली आप देख सकते हो पूरी बॉडी पानी के अंदर है, तो बॉडी का जो वॉल्यूम है वही लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड का भी वॉल्यूम है, तो यहां पर जो बॉडी का वॉल्यूम है या लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा पूरी बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि पूरी बॉडी अंदर है, अभी हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो VL की जगह आप VB लिख सकते हो, बॉडी का ही वॉल्यूम लिख सकते हो, तो VB इंटू जी सिग्मा माइनस VB इंटू जी रो, तो देखो यहां से VB इंटू जी कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है सिग्मा माइनस रो, रो इज द लिक्विड डेंसिटी, सिग्मा इज द बॉडी डेंसिटी। हमने एक्चुअल वेट के टर्म्स में इसका एपरेंट वेट निकालना है ना, जो हमें लाइटर फील हो रहा है ना, तो बचा कितना है भाई, कैसे पता चलेगा, देखो, तो इस सिग्मा को बाहर ले लो, तो सिग्मा VB इंटू जी, यहां बचेगा 1 माइनस, ये बाहर आ गया रो बाय सिग्मा। अब देखो ये जो एपरेंट वेट है वो कितना बचा, देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी है बॉडी की, बॉडी का ही वॉल्यूम है, इसको बोलेंगे मास ऑफ बॉडी, भाई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है, क्लियर है सर, बिल्कुल है सर। अब देखो इसको यहाँ पे देखो, तो जो एपरेंट वेट आया तो इसको लिखेंगे mg, यानी मास ऑफ बॉडी इनटू जी, 1 माइनस रो बाय सिग्मा, ओहो यस सर, कूल। तो दिस इज mg, यानी वेट एक्चुअल है, ये एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी, तो हम लिख रहे हैं W डैश इक्वल टू वेट एक्चुअल इनटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। तो आप देख सकते हो एपरेंट वेट दोस्तों क्लियरली एक्चुअल वेट से कम है, क्योंकि 1 माइनस समथिंग है, ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां से जो एपरेंट वेट आएगा ये एक्चुअल वेट जो बॉडी का था जब वो पानी में नहीं थी, ठीक है, जब वो पानी में नहीं थे तो एक्चुअल वेट से कम आ रहा है, तो पानी में जो वेट हो जाता है बॉडी का वो एक्चुअल से कम हो जाता है, इसलिए वो लाइटर फील होती है, लॉस होता है उसके वेट में, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस एपरेंट वेट, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट, है ना, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट। दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यू जस्ट रिमेंबर दैट कि डेंसिटी क्या दे रखी है लिक्विड की और बॉडी की डेंसिटी क्या दे रखी है, एक्चुअल वेट क्या दे रखा है, एक्चुअल वेट नहीं हो तो मास दे रखा होगा, तो mg ले लेना, या पुट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसके थ्रू और कौन से बेहतरीन चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उनकी भी बात करने वाला हूं, यू डोंट वरी, वो भी केसेस मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने एपरेंट वेट कैलकुलेट कर लिया और उसको देख लिया कि क्या होता है वो प्रिंसिपल, ठीक है। सो काफी बातें हो गई यार, बस 2-3 केस हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया लगेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल ही करने हैं, सो डोंट वरी, क्वेश्चन ही करेंगे, न्यूमेरिकल ही करेंगे और हर कैटेगरी का करेंगे,
नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके, यही सो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं, उनकी जल्दी से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। डोंट वरी, मजा आने वाला है, हर तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और दिस इज ओनली फॉर यू। ओके, आपको हर तरीके से कंसेप्ट की बिल्डिंग आपकी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, जिससे क्वेश्चंस हर कैटेगरी का आप क्रैक कर पाए, सॉल्व कर पाए मस्त तरीके से। देख ली जल्दी से, देखो रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आप ध्यान रखें, एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। ओके, सो दिस इज योर apparent weight, yes, and this is your actual weight, yes, and 1 minus rho by sigma, yes, this rho is the density of liquid, confusion नहीं होने का, and sigma is the density of solid, yes man। so अब क्या करेंगे सर, देखो सबसे पहला केस नंबर 1, लो ऑफ फ्लोटेशन भी आप एक तरीके से डिस्कस कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, कि बॉडी किस तरीके से फ्लोट करेगी, है ना, वही है सब कुछ, आपको एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखो दोस्तों, ऐसा हो जाए कि जो बॉडी आप पानी में डाल रहे हो, है, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल हो जाए, तो आप खुद सोचो इस फॉर्मूले से, देखो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी इक्वल है, कैंसिल हो गया, 1 - 1 0, तो यहां पे जो एपरेंट वेट है वो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक तरीके से अपथ्रस्ट ने टोटल बॉडी के वेट को एक तरीके से इस तरीके से बैलेंस कर लिया होगा कि उसके वेट में किसी तरीके कोई लॉस हमें वहां पे नजर नहीं आया, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, उसका जो अपरेंट वेट है वो आपका 0 हो चुका है, ठीक है। तो अपरेंट वेट अगर 0 हो गया, मतलब आप बिल्कुल क्लियरली दे सकते हैं इसका अपथ्रस्ट और इसका एक्चुअल वेट इक्वल हो गया होगा, यानी अपथ्रस्ट और इसका एक्चुअल वेट आपका इक्वल हो गया होगा। सिंपल है कि नहीं। तो इस केस में जो बॉडी होती है दोस्तों, जैसे लिक्विड का अपर सरफेस है, समझना, ये लिक्विड का अपर सरफेस है, तो इसके अपर सरफेस को टच करते हुए फ्लोट करती है, बस ये याद रखना, यानी द बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड टचिंग द अपर सरफेस, है ना, बिल्कुल अपर सरफेस पे, देखा भी होगा कभी कभी आपने, तो ऊपर वाले ये फ्री सरफेस है, इसको टच करते हुए फ्लोट करेगी, बात खत्म। सिंपल है ना, फ्लोट कर रही है लेकिन अपर सरफेस को टच करते हुए। केस नंबर 2 में क्या है बॉस, केस नंबर 2 में है दोस्तों, अगर ठीक है बॉडी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाए लिक्विड की डेंसिटी है, यानी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो गई यार, तो आपने देखा होगा समटाइम हम बॉडी को जब पानी में डालते हैं तो बिल्कुल सीधे नीचे जाके बॉटम पे जाके टिक जाती है, मतलब सिंक कर जाएगी। तो इस केस में वेरी क्लियरली यू कैन से जो वेट है वो अपथ्रस्ट से बहुत ज्यादा है, यानी पानी जो ऊपर को फोर्स लगा रहा है उससे बहुत ज्यादा बॉडी का वेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉडी होगी, है ना, जैसे पानी है, जैसे आप बॉडी को पानी में डालोगे तो सीधे यहाँ पे बॉटम पे जाके टिक जाएगी, सिंक कर जाएगी एक तरीके से, तो बॉडी विल सिंक, ठीक है। तो ये सिंकिंग का केस है, सिंक करेगी बॉडी, सीधे नीचे चली जाएगी, है ना, समझ गए आप, बॉटम पे जाके टिक जाएगी, क्योंकि बहुत हैवी है ना, पानी में गिर गई नीचे जाके, समझ गए लॉजिकली। तीसरा केस, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पर्पज से भी आप यूज कर सकते हो एक तरीके से। तो क्या है सर ये केस, ओके लेट्स सी व्हाट इज द केस, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या होगा, अगर इफ आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है वो लेस देन है लिक्विड की डेंसिटी है, तो आप खुद ही सोचो, लिक्विड की डेंसिटी होगी ज्यादा, बॉडी की डेंसिटी होगी कम, तो लिक्विड का जो अपथ्रस्ट होगा वो ज्यादा होगा और एक्चुअल वेट उसका कम होगा, ठीक है, आप वेरी क्लियरली देख सकते हो। तो इसका मतलब लिक्विड उसके वेट के कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा उसके ऊपर, यानी बॉडी यहां पर पानी से कुछ बाहर आ जाएगी, ठीक है, कुछ पार्ट अंदर होगा, कुछ, क्योंकि पानी ने ज्यादा फोर्स लगा दिया बॉडी के वेट के कंपैरेटिवली, तो कुछ पार्ट इस केस में बॉडी का बाहर होगा और कुछ अंदर होगा, ऐसे समझो, ठीक है। तो ऐसे समझो आप, ये पानी था यहां तक पानी है, देखो, तो कुछ पार्ट इसका अंदर है और कुछ बाहर है, क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट ज्यादा है और वेट उसका एक्चुअली में कम है, तो ये फ्लोट करेगी पार्शियली इनसाइड, ओके, ठीक है, द बॉडी नाउ विल फ्लोट पार्शियली इनसाइड, ठीक है। तो ये फ्लोट ही कर रही है एक तरीके से, बट आप देख सकते हो पार्शियली एक तरीके से फ्लोट कर रही है, कुछ पार्ट बाहर होगा, तो इतना वॉल्यूम इसका बाहर है V0 और इतना वॉल्यूम इस बॉडी का अंदर है, दैट इज VI, देख लो ध्यान से मस्त तरीके से। तो क्या करेंगे सर, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब इसका वेट और इसका अपथ्रस्ट सेम हो गया होगा, तो इसका कुछ पार्ट बाहर है कुछ अंदर है, तो हम लिख सकते हैं इसका जो अपथ्रस्ट होगा वो इसके वेट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इक्वल हो जाएगा, तो ऑब्वियस है। तो अपथ्रस्ट को आप कैसे लिखोगे, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज इनसाइड, तो इनसाइड लेंगे, क्योंकि हम जब बॉडी का कुछ पार्ट बाहर होता है तो बॉडी का वही वॉल्यूम लेते हैं जो अंदर रहता है और उसी के इक्विवेलेंट अपथ्रस्ट लगता है, ये हम सब सीख चुके हैं। तो यहां पे जब अपथ्रस्ट की वैल्यू आप पुट करोगे रो जी वी आई लिखोगे, और बॉडी का जो वेट है उसको कैसे लिखेंगे वो तो आपको पता ही है, mg, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई, वेट जो होता है बॉडी का उसको हम लिख सकते हैं, बॉडी का वेट हम क्या लिखते हैं, जैसे यहां लिखा था मैंने, देखो यहां पे, ठीक है, mg, और मास को लिखेंगे वॉल्यूम
ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, ये हमेशा याद रखना है, मतलब डेंसिटी के टर्म्स में लिखना होता है हमें नॉर्मली, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे जी और इसका बॉडी का वॉल्यूम हो जाएगा पूरा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बट ये वो वॉल्यूम है बॉडी का जो केवल अंदर है पानी का और उसी के इक्विवेलेंट ऑफ थ्रस्ट लगेगा। तो वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी ये हो गया आपका कैंसल। तो इस सिचुएशन में जब बॉडी फ्लोट करती है पार्शियली, यानी कुछ पार्ट उसका बाहर है कुछ अंदर है, तो उस केस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, देखो वी आई बाय वी बी, यानी बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा बाय रो। दोस्तों दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, इसको कहते हैं फ्रैक्शन, यू कैन राइट ऑफ वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड है, इनसाइड द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर है उसका फ्रैक्शन वॉल्यूम, यानी इनसाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सिग्मा बाय रो, द बॉडी डेंसिटी द लिक्विड डेंसिटी। अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज आउटसाइड है तो 1 में से सबट्रैक्ट कर देना, क्योंकि टोटल तो v ही है ना। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यार ये थी सारी कहानी, आपके सामने है कुछ सब कुछ, ये कंसेप्ट मेरी जुबानी, और होप सो आप इंजॉय कर रहे हैं इसको और आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग। अब उनको एप्लीकेशन करने का टाइम आ गया। कुछ न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं जिसके थ्रू सारी कहानी ये अधूरी है। अगर वो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे तो ये कहानी अधूरी है एक्चुअली। तो उस कहानी को पूरी करने जा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तैयारी पूरी हमने कर लिया, फाइट करने का टाइम आ रहा है, पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। और किस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट सारे सीख पा रहे हो, किस तरीके से आप इनको अप्लाई करेंगे, ये अब मेन मुद्दे की बात होने वाली है। तो स्टार्ट करें आज की ये कहानी, अब स्टार्ट होती है। लेकिन सारे कंसेप्ट सीख लिए ना, उम्मीद है मेरे को आपने बढ़िया तरीके से इनको यूज करेंगे, इनको समझेंगे, इनको एप्लीकेशन करेंगे और आपके कंसेप्ट जो पीछे क्लियर नहीं हुए थे अब सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, मुस्कुरा दो यार, है मजा आता है कि नहीं? यस। ओके, ऐसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। तो जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल ही करने हैं। तो हर कैटेगरी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो आपको आना चाहिए, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे उनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। लिक्विड का फोर्स होगा तो होगा, उसका खुद का वेट होगा वो भी होगा, कोई एडिशनल फोर्स भी हो सकता है। जैसे किसी बॉडी को आपने पानी में रस्सी से बांध के, स्ट्रिंग से बांध के डाल दिया तो टेंशन भी क्रिएट हो जाएगा, स्प्रिंग से बांध दिया तो स्प्रिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अब आपने खुद लेके चलना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी सिचुएशन वहां पे आने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तैयार रहने का बिल्कुल मस्त तरीके से। ओके, कम ऑन, हियर वी गो। तो उसने बोला बायोंट फोर्स या और अपथ्रस्ट फोर्स। अगर वो बात कर रहा है अपथ्रस्ट फोर्स की, एक ऐसे सिस्टम में एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेटेड लिक्विड है, वो एक्सेलरेटेड है। जो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड था वो तो हमने सब कुछ देख लिया था किस तरीके से क्या होता है। यहाँ वर्टिकली बात कर रहा है। सपोज करो जो कंटेनर है आपका दोस्तों, जिसमें आपने पानी भर रखा है, अभी तक तो ये रेस्ट पे था, तो इसलिए अपथ्रस्ट फोर्स को हम क्या लिखते थे अभी, रो वी जी, है ना। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड, है ना, इसी को लिखते थे, ये आप समझ जाएंगे। अब ये कंटेनर जो है ये रेस्ट पे होता था, इसका एक्सेलरेशन 0 था खुद का। लेकिन अगर ये कंटेनर जो है ये एक्सेलरेट करे किसी एक्सेलरेशन के साथ, अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में, समझ गए, तो बताओ अब कितना अपथ्रस्ट उस बॉडी के ऊपर लगेगा जो बॉडी इस लिक्विड में है। वो पार्शियली भी हो सकती है, फुल्ली सबमर्ज्ड भी हो सकती है। तो दोस्तों याद रखना, तब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यही सेम, रो वी जी। अब जी इफेक्टिव लेना है आपने, बस ये याद रखेंगे और मचा डालेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आप कर डालेंगे, करके दिखाऊंगा, टेंशन लो। ये जो जी इफेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, जी इफेक्टिव की वैल्यू आपने लेनी है जी प्लस ए। अगर बॉडी जा रही है अपवर्ड किसी एक्सेलरेशन के साथ, समझ गए, और इसी की वैल्यू आपने लेनी है जी इफेक्टिव की, दैट इज जी माइनस ए। अगर बॉडी जा रही है आपकी डाउनवर्ड, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन ए के साथ अगर वो डाउनवर्ड जा रही है, जैसे ये कंटेनर जा रहा है ऊपर को, तो इस पे जो अपथ्रस्ट एक्ट करेगा वो करेगा रो वी जी प्लस ए, यहाँ पे लिख देंगे जी प्लस ए, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी लेना पड़ेगा और ऐड जी प्लस, इफेक्टिव वैल्यू लेनी होती है, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आप डायरेक्ट याद रखो यार। और अगर वो डाउनवर्ड जा रही है एक्सेलरेट करते हुए डाउनवर्ड, तो जब जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ए, बात खत्म। मतलब कहने का फॉर अपवर्ड मोशन, यानी इस वाले केस में जो अपथ्रस्ट है आपका वो हो जाएगा रो, नॉट रो, दैट इज रो वी जी प्लस ए। और जो ये डाउनवर्ड जा रहा होगा अगर, तो अपथ्रस्ट वहां पे एक्ट कर रहा होगा, दैट इज रो वी जी माइनस ए। यार समझ जाओगे ना यार, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है बॉस, टेंशन ही नहीं है बॉस। अब हमने समझ लिया लॉजिक क्या है और किस तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड किया है, किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन इसमें बनती रहती है, जैसे
समथिंग लाइक दैट, एक कंटेनर है, इसमें पानी है और एक बॉडी को आपने क्या किया, स्प्रिंग से बांध दिया और इसमें पानी में डाल दिया इस बॉडी को, ऐसे ऐसी सिचुएशन आ सकती है। या फिर ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, और एक बॉडी को आपने लिया और स्ट्रिंग से अटैच किया और बॉटम पे उसको फिक्स कर दिया, तो इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा, इसमें स्प्रिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ये एडिशनल फोर्सेज आ जाएंगे, इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके लिए आपको एफबीडी आना चाहिए, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो तो हम कर ही लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, वो हम सब कर लेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, वो ध्यान से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े उनके सारे फॉर्मूले को देख लो, कंसेप्ट को देख लो, न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं और मस्त तरीके से पूरा लेक्चर एंजॉय करेंगे, हर कंसेप्ट हम सीख पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ओके बॉस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट वाइज हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हर कैटेगरी के लेंगे, टेंशन मत लेने का, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सब डिस्कस करने वाला हूं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, सब कुछ अब आपको पता है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। सो हियर वी गो, क्वेश्चन आप देख लो, पढ़ लो मस्त तरीके से, क्या इंफॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसने बोला अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेनर इन अ बीकर, ओके, सो द होल सिस्टम एज शोन इन फिगर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मतलब वो जो सिस्टम वो रेस्ट पे नहीं है, वो नीचे गिर रहा है, फ्रीली नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, ठीक है। सो द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू द लिक्विड इज, सिचुएशन क्या है समझ लो, ये कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, ये कोई बॉडी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये लिक्विड है, वो पता है क्या बोल रहा है, तो बताओ इस बॉडी के ऊपर कितना अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। अगर ये पूरा सिस्टम अंडर द ग्रेविटी फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा, क्योंकि उसने बोला है क्लियरली कि दिस सिस्टम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्रीली का मतलब ये नीचे गिर रहा है, अगर ये नीचे गिर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल है, फ्रीली गिर रहा है, ठीक है, फ्रीली तो जी के इक्वल है, फ्री फॉल है जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो इस पे अपथ्रस्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डाउन जा रहा है, तो डाउन का अपथ्रस्ट क्या लिखा था मैंने, रो वी जी माइनस ए, और जो इसका है वो जी के इक्वल है। यार वाह, मजा नहीं आ गया, देखो कंसेप्ट दोनों यूज हो गए यहीं पे, तो ये कैंसिल, यानी अपथ्रस्ट इस पे लगेगा, यानी दैट इज 0 न्यूटन, कोई अपथ्रस्ट फोर्स वहां पे एक्ट नहीं कर रहा है, नो अपथ्रस्ट फोर्स एट ऑल, दैट इज 0, क्लियर है, क्योंकि ये फ्रीली गिर रहा है और ये मूवमेंट हो रहा है और गिर भी रहा है, वो भी अंडर द ग्रेविटी फ्रीली, तो उसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, कोई अपथ्रस्ट इस पे नहीं लगेगा और ये नीचे गिरता रहेगा विदाउट एनी अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इनसाइड दिस लिक्विड। समझ गए लॉजिकली, कूल, मजा आ गया होगा, कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं हम, न्यूमेरिकल धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आपको ऑसम तरीके से सीखने को मिलते रहेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे, ओके, आगे बढ़े, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर है एकदम मस्त तरीके से, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। देखो पढ़ लो क्या है, उसने बोले वेसल कंटेन्स ऑयल, ठीक है, एंड मरकरी ओवर द मरकरी, मतलब जो डेंस लिक्विड है नीचे है और ऑयल उसका ऊपर है, ठीक है सर, एंड होमोजेनियस स्फीयर फ्लोट्स विद द हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन द मरकरी एंड द अदर हाफ इन द ऑयल, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इन इज। यार इसमें ना जो स्फीयर है, बेसिकली स्फीयर है इसमें, और ये स्फीयर क्या बोला उसने, स्फीयर की जो भी डेंसिटी होगी या जो भी होगा एक स्फेरिकल बॉडी है, एक सिंगल लिक्विड नहीं है। अभी जितने भी कंसेप्ट की हमने डिस्कशन करी है, एक लिक्विड था तो एक अपथ्रस्ट, 2 होंगे तो 2 अपथ्रस्ट, 3 होंगे तो 3 अपथ्रस्ट, जितने भी नंबर ऑफ लिक्विड में वो बॉडी अंदर होगी उतने ही अपथ्रस्ट उस पे एक्ट करेंगे, बात खत्म हो जाती है यहीं से, ठीक है, कम ऑन। तो उसने बोला कि आधा वॉल्यूम इसका हाफ, ऐसे समझो, ये देखो हाफ वॉल्यूम ऊपर है और हाफ नीचे है, यानी ऊपर इसके ऑयल है, इसके ऊपर ऑयल है और इसके नीचे मरकरी है। देखो पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो इस टाइप के क्वेश्चन की कि कैसे आप क्रैक कर सकते हो बहुत जल्दी। तो मान लिया इस बॉडी की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है और इसकी ये चूंकि ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी उसने दे रखी है 0.8 और ये दे रखी है आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ये मरकरी है और इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 13 पॉइंट जो होती भी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप सबको क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द होमोजेनियस स्फीयर, जिसका आधा वॉल्यूम मरकरी में और आधा ही वॉल्यूम है ऑयल में है, तो उसी आधे वॉल्यूम की वजह से जो मरकरी में है, मरकरी उस पर थ्रस्ट फोर्स लगाएगी आधे वॉल्यूम की वजह से, और जो आधा ऑयल में है, ऑयल उस पर अपथ्रस्ट लगाएगा उस आधे वॉल्यूम की वजह से। जितना पार्ट उस बॉडी का जिस भी लिक्विड में है उतना ही अपथ्रस्ट लगता है, ये हम सीख चुके हैं। और 2 लिक्विड है तो 2 जाएंगे, 3 है तो 3, तो सब कुछ दे रखा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल पूछ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो अब इसको बैलेंस करो, इस बॉडी पे अगर आप ध्यान से देखो, ये इसका एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट नीचे होगा और इसके ऊपर ऑयल है तो ऑयल इस पे अपथ्रस्ट ऊपर को लगा रहा है, और जो मरकरी है, मरकरी इस पे नीचे से अपथ्रस्ट लगाएगी, ये मरकरी का अपथ्रस्ट है,
समझ गए, ये ऑयल का अपथ्रस्ट है, दिस इज द अपथ्रस्ट बाय ऑयल, समझ गए। तो वेट इसका नीचे और दो फोर्स इसके ऊपर को है, तो वेट को मैं लिख सकता हूं अपथ्रस्ट प्लस ऑयल का प्लस Hg का। तो वेट को जो बैलेंस किया जा रहा होगा अपथ्रस्ट ऑफ ऑयल, अपथ्रस्ट ऑफ, ये इसका एक्चुअल तरीका सॉल्व करने का कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको बैलेंस करना है, बात खत्म। उसके वेट को बैलेंस करना है उन फोर्सेस के थ्रू। अब वेट क्या होता है बॉडी का, कैसे लिखोगे, डेंसिटी इंटू डेंसिटी रो जी, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बॉडी का वॉल्यूम टोटल V मान लो। और अपथ्रस्ट को कैसे लिखोगे, जो ऑयल ने अप्लाई किया तो ऑयल की डेंसिटी, ठीक है, इंटू जी, वॉल्यूम जो ऑयल में है, ऑयल में जो वॉल्यूम है देख लेंगे बाद में, प्लस अपथ्रस्ट लिख रहे हैं ना हम, रो जी भी होता है ना, याद रखो, ठीक है। और ये मरकरी है तो Hg इंटू जी इंटू वॉल्यूम इन मरकरी। और देखो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम ही है, वॉल्यूम इन मरकरी, वॉल्यूम इन वॉयल, वो तो हाफ के इक्वल ही है, जो बॉडी का वॉल्यूम है उसके हाफ वॉल्यूम के इक्वल है, क्लियरली क्वेश्चन में बोला, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। रो जी वी इक्वल टू रो नॉट इंटू जी इंटू वी बाई टू प्लस रो, ये आपको दे रखा होगा, इंटू जी इंटू वी बाई टू। तो दोस्तों बहुत क्लियर देखो, जी वी कैंसिल, यहाँ सिग्मा बचा, यहाँ रो नॉट बचा प्लस रो Hg बचा, टू यहाँ पे भी, टू यहाँ पे भी, बाई टू, बस ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, पुट कर दो आंसर आ गया। तो सिग्मा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर 0.8 प्लस 13.6 बाई टू, दिस इज यू कैन राइट 14.4 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज आ गया 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी एंड हियर वी गो, दिस इज द कंसेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यू जस्ट रिमेंबर कि जो अपथ्रस्ट है, जितने भी लिक्विड होंगे सारे उस बॉडी पे अप ऊपर को लगाएंगे, बॉडी का वेट नीचे होगा, बॉडी के वेट को उन सारे फोर्सेस के सम के इक्वल करना है, उसको बैलेंस करना है, खत्म कहानी। जो भी वैल्यू है वो दे रखी है उसको पुट कर दो, बस ये देखो उस बॉडी का कितना वॉल्यूम किस लिक्विड में है, उसी के इक्विवेलेंट ऑफ थ्रस्ट निकाल दो, बात खत्म यार। अब देखो दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, वी फंडा आपको सीख जाना चाहिए था यही से। जब भी कभी वो किसी बॉडी के वॉल्यूम की बात करेगा और वो इक्वल वॉल्यूम होगा, है ना, इक्वल वॉल्यूम की बात करें इन डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फ्लूइड्स, दो अलग अलग फ्लूइड दे रखे हैं, तो सॉलिड की जो डेंसिटी होगी हमेशा पहले लिक्विड की जो डेंसिटी है प्लस दूसरे लिक्विड की और बाई टू, उनका एवरेज ले लेना, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है तो हमेशा ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो रिजल्ट यहां से डायरेक्ट भी आया है, मान ले एक ऑयल है, एक मरकरी है, कुछ और भी होगा, बस इस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये मैंने डायरेक्ट भी बता दिया आपको, बट ये तभी वैलिड होगा जब वॉल्यूम इस बॉडी का आधा ऊपर आधा नीचे है, मतलब जो भी होगा वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, सिंपल है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम कैटेगरी पर मजा आने वाला है। उसमें इसमें हमने स्फीयर ले लिया, उसमें सिलिंड्रिकल बॉडी ले लेते हैं, और आपको बताया अपथ्रस्ट का ये जो प्रिंसिपल है ये हर साइज की बॉडी के लिए वैलिड होता है, चाहे वो फुली मर्ज्ड हो चाहे वो पार्शियली मर्ज्ड हो, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके थ्रू और बेहतरीन तरीके से आप कंसेप्ट को सीख सकते हैं, अप्लाई करना, किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हो रहा है, क्वेश्चन को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, ये सब इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को आप देख लो, जल्दी से पढ़ लो, डायग्राम मैंने बना दिया है। उसने बोला होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/5 है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा हर जगह, लेंथ है उसकी L, ठीक है सर। दो लिक्विड है, ऊपर वाला लिक्विड है लाइटर, मतलब उसकी डेंसिटी D है, नीचे वाला लिक्विड ऑब्वियसली हैवी है, उसकी डेंसिटी 2D है, और इसकी सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है वो L है, ठीक है। किस तरीके से मर्ज किया गया, सामने है आपके, और यहां से यहां तक ये जो हाइट है इस कंटेनर की h/2 और ये भी h/2, और उसने बोला जो लेंथ है वो h/2 से ज्यादा है, सिलेंडर की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है सिलेंडर की। वो बोल रहा है नीचे वाले लिक्विड में जो सिलेंडर की लेंथ है वो केवल L/4 है, तो ऊपर वाले लिक्विड में जो लेंथ हो जाएगी वो 3L/4 होगी ऑब्वियसली। तो ज्यादा पार्ट सिलेंडर का ऊपर है लाइटर में और कम पार्ट नीचे है, ठीक है ना, क्लियरली देख सकते हैं हम। ओके तो क्या करेंगे सर, तो हमारे से पूछेगा ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी डेंसिटी बताओ, तो सेम फंडा, दो लिक्विड है, देखो इसका FBD बना दो, दो लिक्विड है तो FBD बना दो, नेट वेट इसका डाउन रहेगा ऑब्वियसली। एक ऊपर वाला लिक्विड अब थ्रस्ट लगा देगा, ठीक है, ऊपर वाला लिक्विड को 1 मान लो आप, ठीक है, और नीचे वाला लिक्विड भी आप थ्रस्ट लगा देगा तो F2 मान लो आप। तो देखो दो फोर्स है, ऊपर को एक नीचे को, तो वेट को बैलेंस कर रहा है F1 प्लस F2, एक फंडा तो ये रहा। एक्चुअल तरीका यही है, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। वेट को फिर से लिख दो, इसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी इसकी मान लिया आपने D, यानी ρ1 ρ2 मान लो इसको, ये पहला लिक्विड है, इसकी डेंसिटी ρ1 और इसकी ρ2 जो भी गिवन होगी लिख देंगे। तो बॉडी का जो वेट है उसको क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है बॉडी का अंदर, तो टोटल वॉल्यूम हमने V मान लिया, इज इक्वल टू F1 इज द अपथ्रस्ट व्हिच इज अप्लाइड बाय द फर्स्ट लिक्विड ऑन द बॉडी, और फर्स्ट लिक्विड का अपथ्रस्ट कैसे लिखेंगे, कम ऑन, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इंटू जी इंटू उसका वॉल्यूम, ठीक है, प्लस
सेकंड आप थ्रस्ट जो लगा रहा है नीचे वाला वॉल्यूम जो लिक्विड है दैट इज डेंसिटी G इंटू V2। चलो भाई पुट करो, देखो G तो पहले उड़ा डालो सिग्मा इंटू V। रो 1 कितना है ना, जो ऊपर वाला लिक्विड है उसका D है ना, उसकी डेंसिटी है D। वॉल्यूम कितना है उसका, देख भाई सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसमें केवल इतनी लेंथ है ऊपर वाली इतनी, और इसका वो एरिया ये रहा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो बॉडी का पार्ट ऊपर वाले लिक्विड में जितना पार्ट होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, उतना ही लेना है। यानी V1 लेंगे A/5, एरिया इंटू लेंथ है उसकी 3L/4, इतना वॉल्यूम है केवल अपर लिक्विड में, तो उतने ही वॉल्यूम के इक्वल बॉडी पानी डिस्प्लेस करेगी, उतना ही अब थ्रस्ट लग जाएगा। अब आपके दिमाग में क्लियर होगा, तो A/5 इंटू मैं लिखूंगा यहाँ पे 3L/4 प्लस रो 2 कितनी है 2D, देख लो नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी है 2D इंटू उसका वॉल्यूम कितना है सर, इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है लेकिन लेंथ इतनी है केवल, तो इतना वॉल्यूम होगा केवल L/4, यानी एरिया इंटू L/4। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर डालो, ठीक है। तो A कैंसिल हो रहा है, देखो A, ठीक है, A कैंसिल हो रहा है, ठीक है। V, इसका वॉल्यूम आपको लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम है यार। तो वॉल्यूम को हम लिखेंगे A/5 इंटू पूरी सिलेंडर का एरिया, पूरे सिलेंडर की लेंथ है L। तो देखो यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हो दोस्तों, ये कॉमन आएगा आपके पास L इंटू A, और अंदर बचेगा आपका D, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपके पास, अच्छा A/5 पूरा आ रहा है, देखो A/5, तो यहाँ बचेगा 3D/4, L भी बाहर आ गया, 3 बचेगा, D बचेगा /4, प्लस यहाँ बचेगा 2 से, देखो ये 4 कैंसिल कर सकते हो, तो D बचेगा और D/2 बचेगा, बस ये बन गया आपके पास। क्लियर है, तो देखो L भी कैंसिल, A/5 भी कैंसिल, तो बच गया सिग्मा, और यहाँ बच गया इसका एलसीएम ले लो 4, तो यहाँ आएगा 3D, यहाँ पे 2 है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा आपके पास आ गया दैट इज 5D/4। दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं करना, बाकी कैलकुलेशन है, मेन कंसेप्ट तो ये है, आप थ्रस्ट का कंसेप्ट है मेन, तो ठीक है, उसको अप्लाई करो, उसको सीखो, क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कंसेप्ट मेन है। अब इसका फंडा क्या है सर, अगर ये क्वेश्चन फर्दर आया तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस सिचुएशन वाले क्वेश्चन में जब भी इसके टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, कुछ पार्ट इसका नीचे है, कुछ पार्ट ऊपर है, डेंसिटी दे रखी होगी, तो हमेशा आप डायरेक्ट फंडा यूज कर सकते हैं। सॉलिड जो सिलेंडर होगा उसकी डेंसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो पहले लिक्विड की इंटू उसकी लेंथ प्लस रो2 L2 ओवर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है एक तरीके से, बढ़िया तरीके से, टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं वैसे तो, लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं बॉस, मतलब उसमें जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर कैटेगरी क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं, तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं मस्त तरीके से, तो एक कंप्लीट और लेक्चर कंसेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ आपको मिल जाएगा, और हर कैटेगरी क्वेश्चन देन आप सॉल्व कर सकते हैं ढूंढ के मस्त तरीके से। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या गिवन है, क्या सिचुएशन है, क्या कंसेप्ट है, फिर उसके बारे में सोच डालो, मचा डालो, फिर खुद ही सॉल्व कर डालो, फिर है कि नहीं। सो कम ऑन, उसने बोला अ बॉडी हैविंग वॉल्यूम V, ठीक है, इज फ्लोटिंग fully submerged in a liquid of density rho, okay, cool, बढ़िया है जी। If the container start moving upward with a constant acceleration G/3, oh, then the buoyant force acting on the body will become, oh my god, ये तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो उसने बोला कि एक कंटेनर है हमारे पास और इसमें कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और ये फुल्ली इमर्ज्ड है ना, फुल्ली इसमें जो भी है लिक्विड ये फुल्ली इमर्ज्ड है, और उसने बोला बॉडी का जो वॉल्यूम है वो V है, और ये जब ऊपर जाने लगती है किसी एक्सेलरेशन से दैट इज G/3, यानी इस कंटेनर का ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन दैट इज G/3, देन व्हाट इज द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, है मजा आएगा। इमेजिन करो कि अगर ये रेस्ट पे होता, पूरी बॉडी पानी के अंदर है, तो उसका जो वेट है डाउन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और अप थ्रस्ट इस पे ऊपर को एक्ट कर रहा है। बायोंट फोर्स मींस अप थ्रस्ट पूछ रहा है ना, तो भाई अप थ्रस्ट क्या होता था, दैट इज ρGV, और जब पूरी बॉडी अंदर है तो ये बॉडी का ही तो वॉल्यूम होगा, है कि नहीं, पूरी बॉडी अंदर है तो पूरा वॉल्यूम ले लेंगे बॉडी का, ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो भाई ये होता था अप थ्रस्ट आपका।
बट इन दिस क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि कंटेनर एक्सलरेट करने लगता है ऊपर को, तो सही है भाई, कर ले भाई। तो हमें पता है कि जब ये कंटेनर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हमें यहाँ पे जो जी लेना है, अब वो लेना है मूविंग डायरेक्शन में। जब हम अप थ्रस्ट निकालेंगे, बायोंट फोर्स लिखो या अप थ्रस्ट लिखो, आप एक ही बात है। तो आप लिखेंगे रो V द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, टोटल दे रखा है आपको, एंड G आपने लेना G इफेक्टिव। और आप पता है जब कंटेनर ऊपर को जाता है, अभी अभी हमने कंसेप्ट सीखा था कि भाई आपका जो G इफेक्टिव होगा दैट इज G प्लस A, बस पुट करो यहाँ पे। तो आपका जो अपथ्रस्ट फोर्स इस पे एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर, वो करेगा रो V इंटू G प्लस A, मतलब A इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर, जिसमें पानी है वो बॉडी है तो A की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी सर, दैट इज G/3, तो पुट कर दो। तो ये आ जाएगा आपके पास रो V G प्लस G/3, कूल। तो कितना आएगा सर, 4G, है ना, 4/3 रो VG। दिस इज द अपथ्रस्ट इन दिस सिचुएशन। नाउ दिस इज द अपथ्रस्ट। Check out the options, man. Check out the options easily. You can solve the problem. Okay? So condition बस एक बार आपको समझ में आनी चाहिए. Then after you can solve the problem. Concept आपने सीख रखे हैं बढ़िया तरीके से और आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला 2-3 क्वेश्चन करेंगे और ये कंप्लीट लेक्चर आपके पास जाने वाला है और हर टाइप का कंसेप्ट आपके पास आने वाला है अप्लाई होने के बाद, क्योंकि सीख लिया हमने कंसेप्ट, तो ऑब्वियसली हमने सीख लिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, एक और करें मस्त तरीके से, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद डायलॉग है डायलॉग है, बट क्वेश्चन भी शानदार है, ये है कि नहीं, मस्त क्वेश्चन है। उसको पढ़ो, अगर इस कैटेगरी क्वेश्चन आता है तो इजीली आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मस्त, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो तो ऑलरेडी हमने देख लिया, फिर से बता दूंगा, बट डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है यार, टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो पढ़ लेते हैं जल्दी से। उसने बोला सॉलिड स्फीयर है, ओके दैट्स ओके, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 3 kg एंड डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब इज हेल्ड स्टेशनरी रिलेटिव टू द टैंक filled with the water. Okay, so the tank is accelerated upward again with the acceleration 3 meter per second square. बढ़िया बात है। So calculate the tension in the thread connecting between the sphere and the bottom of the tank. समझ में आया? डायग्राम देखो, आएगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि एक टैंक है, मैंने बोला हाँ है तो है, और इसमें पानी है, उसने बोला बिल्कुल है, और पानी के साथ साथ इसमें एक सॉलिड स्फीयर है, बिल्कुल है। तो ये सॉलिड जो स्फीयर है, दिस वन इज द सॉलिड स्फीयर, इसकी डेंसिटी गिवन होगी, इसको एक थ्रेड से बांध के रखा है, उसको एक एंड यहाँ पे और फिर बॉटम पे उसको ऐसे फिक्स कर दिया। तो एक थ्रेड यहाँ पे हमने ले लिया, एक स्ट्रिंग मान लो आप। तो इसमें हमने भरा है लिक्विड, पानी जो भी होगा, लिक्विड होगा जो भी होगा, मतलब देख लेंगे क्या क्या दे रखा है। ये सिचुएशन है और ये पूरा कंटेनर ऊपर को जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन दैट इज ए, और वो एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कंटेनर है ये रेस्ट पे नहीं है, तो यहां पे एक्सेलरेशन उस कंटेनर का दे रखा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे से पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें कितना टेंशन होगा, या टेंशन होगा ही क्यों, समझेंगे बात को। देखो ये जो बॉडी है, ठीक है, जैसे ही पानी में आप इसको डाल रहे हो तो उस पर अपथ्रस्ट लगेगा ना ऊपर को, अपथ्रस्ट बॉस, तो अपथ्रस्ट ऊपर को लगेगा, ठीक है, और इसका जो वेट है वो डाउन होगा। तो टेंशन यहाँ पे इस थ्रेड, जो कि ये इस बॉडी के साथ स्फेरिकल जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, थ्रेड है, वो इस पॉइंट पे अटैच्ड है, तो इस पे जो टेंशन होगा वो इस बॉडी से अवे होता है। टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि अपथ्रस्ट इसको ऊपर को खींचने की कोशिश करेगा तो टेंशन नीचे को उसमें एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो इसका एक्चुअल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और अगर हम इक्विलिब्रियम सेट कर दें तो इस बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं, वेट नीचे, टेंशन नीचे, तो T प्लस टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो अगर हमें टेंशन निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द बॉडी, और इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और उससे भी जरूरी बात, ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो जो अपथ्रस्ट की आप बात करते थे तो यानी जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा, जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा, मतलब आप ये बैलेंसिंग कंडीशन में ये किया करते थे, ठीक है ना। तो पूरा जो नेट फोर्स लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। उसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि द टैंक इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और उसने बोला कि द सॉलिड स्फीयर, है ना, हेल्ड स्टेशनरी रिलेटिव टू द टैंक एंड फिल्ड विद द वाटर। सॉलिड स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टैंक आपका रेस्ट पे है, मतलब ये पूरा सिस्टम एज ए होल ये ऊपर को जा रहा है विद दिस एक्सेलरेशन।
ठीक है, कम ऑन, समझ में आई बात। तो सारे सबसे पहले कंडीशन समझने से पहले, कंसेप्ट अप्लाई करने से पहले नॉर्मली हम ये किया करते थे, अब क्या करेंगे जब ये एक्सेलरेट कर रहा है, ओके, तो सारा डेटा देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। उसने बोला सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो 3 kg है, यानी मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर आपको दे दिया दैट इज 3 kg। और क्या गिवन है बॉस, दैट इज डेंसिटी दे रखी है 600, ओके, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर दे रखी है 600 kg पर मीटर क्यूब। और ये पानी है, पानी की डेंसिटी ऑफ वाटर की आपको बताइए है ना 1000 kg पर मीटर क्यूब, दे ना दे 1000 लेंगे भाई SI यूनिट में, ओके। बाकी एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स उसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं मस्त तरीके से। तो दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं, चूंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, अब आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये एज ए होल सिस्टम ऊपर को जा रहा है, तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, देखो, अब थ्रस्ट लग रहा है ऊपर को, ठीक है, वेट है इसका डाउन, टेंशन भी है डाउन, तो चूंकि ये जा भी रहा है ऊपर को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पूरा सिस्टम, तो आप थ्रस्ट माइनस वेट माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए, ये हम यहाँ इक्वेशन यूज करेंगे और उसकी हेल्प से यहाँ पे ये वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं, टेंशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप, ये एक्चुअल तरीका है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे करना है तो ये तरीका है, ठीक है। और जो अप थ्रस्ट है वो तो आपको पता ही है क्या होता है। अप थ्रस्ट आप जब निकालेंगे तो रो वी जी इफेक्टिव लेंगे, और चूंकि सिस्टम ऊपर को जा रहा है तो जी इफेक्टिव आपको पता ही है, रो वी जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू पुट अप करेंगे, तब जाके टेंशन वेंशन निकालेंगे, वेट को कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी के टर्म्स में, वो कर लेंगे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो टेंशन आ जाएगा। बट ये एक्चुअल प्रोसेस हो गया है ना। अब डायरेक्ट बताऊंगा, एक्चुअली ये रहा, पहले देख लो उसको आप ध्यान से। तरीका ये है, इक्वेशन मैंने बता दिया कि टी निकालना होगा आपने, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप थ्रस्ट माइनस घपलू और ये माइनस एम में यहाँ पे आ जाएगा। आप थ्रस्ट की आप वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकते हो, और ये जो वेट है इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप mg लिख लो, क्योंकि ये मास ले रखा है उसने, तो आप लिख सकते हैं एफ थ्रस्ट माइनस mg माइनस एम में, तो t इक्वल टू आएगा f माइनस, यहाँ से m कॉमन आ रहा है तो g प्लस a, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा। फिर मास को कन्वर्ट कर लेना, जैसे वहां पे आपने डेंसिटी के टर्म्स में लिख रखा है, वो लिक्विड का अप थ्रस्ट है, तो लिक्विड की डेंसिटी है, जब इसको मास को आप कन्वर्ट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ आपकी बॉडी की डेंसिटी आ जाएगी ऑब्वियसली, ओके। लेकिन अब ये एक्चुअल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे बताता हूं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला T इक्वल टू m, ठीक है, m मास दे रखा है, बढ़िया है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, मास दे रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, m इंटू g प्लस a इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर माइनस 1, ये आपका यहीं से आएगा एक्सप्रेशन। ये तो एक्सप्रेशन आप याद रखें, आपका टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा। कंसेप्ट मैंने आपको बताना तो बता दिया है ना, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं से आएगा ये रिलेशन निकल के एक्चुअली, ठीक है। तो जब आप डेंसिटी के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहीं से ये रिलेशन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आएगा टेंशन की जो वैल्यू आएगी इस स्ट्रिंग में, थ्रेड में, ये आएगी m इंटू जी प्लस ए, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस 1, पुट करो डायरेक्ट, आंसर बन जाएगा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है, देखो। तो टी आपका आ जाएगा, मास कितना है सर 3, जी तो जी ही है, ए कितना है सर, ए कितना है 3, तो जी कितना है सर, तो जी ले लेंगे ना 10 ले लो फिर तो, हाँ, जी की वैल्यू पुट कर दो 10, और डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 ओवर 600 माइनस 1, तो यार मचा डालेंगे अब तो यार, ये हो गया आपका 13 इंटू 3, तो 3 इंटू 13, और ये कितना आ जाएगा सर, आप इसको देख लो, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो इसको 2 से कैंसिल करो 5, और ये आएगा 3, तो 5/3 माइनस 1, नाउ यू कैन राइट व्हाट इज दैट, नाउ सी, तो 3 इंटू 13 इंटू ये आएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, और 3 मजा नहीं आ गया, 13 इंटू 2 दैट इज 26 न्यूटन। मैं इधर ही देख रहा हूँ, आपकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ आप बढ़िया से देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका 26 न्यूटन इसमें टेंशन होगा इस सिचुएशन में, 26 न्यूटन जब ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इन दिस सिचुएशन हमेशा, ठीक है। जब भी कभी कोई कंटेनर होगा, उसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर होगा, उसको किसी थ्रेड से स्ट्रिंग से बांध के रखा होगा, और वो पूरा सिस्टम एज ए होल ऊपर को किसी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, और उसमें टेंशन पूछेगा, तो दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिपेंड करे कंडीशन कैसी दे रखी है और उसमें डेटा क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल तरीका भी मैंने आपको बता दिया। जब रेस्ट पे होता है तो हम ये करते थे, जब सिस्टम रेस्ट पे होता है तो हम ये करते थे,
लेकिन मूव कर रहा है तो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। कैसे कैसे पुट करना है ये पूरा सॉल्व करने के बाद यही आएगा, इसलिए आप इस पे फोकस करें फटाफट। है जी, टाइम बचा लो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आराम से शक्ल देख के ही पहचान सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कम ऑन। ओके बॉस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, मैंने इतने करा दिए। आप इनके 3 टाइम मल्टीपल कर दो, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस करे हैं उतने क्वेश्चन आपने ढूंढने हैं, सॉल्व करने हैं अगर परफेक्शन चाहते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको सारे पता चल गए हैं, कैसे अप्लाई करना है। अब थ्रस्ट ही तो है, आर्कमिडीज ही तो है, एक ही तो चीज कर रहे हैं हम बार बार। उन्हीं टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादातर एग्जाम में आते हैं उन्हीं को फॉलो करना है, पैटर्न को फॉलो करना है, तो आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और अच्छे से आप क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। कूल। तो अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, वुडन क्यूब, वुडन की एक क्यूब है, मतलब एक ब्लॉक टाइप मान लो आप। ठीक है, जस्ट फ्लोट्स इनसाइड वाटर व्हेन 0.2 kg mass is placed on it. Okay, cool. When the mass is removed, the cube is 2 centimeter above the water level, then what is the size of the cube? क्या कंडीशन हो सकती है, देखो कंडीशन क्या हो सकती है, देखो ध्यान से। कंसेप्ट बताऊंगा लेकिन डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा सॉल्व करने का, ये लैंग्वेज बस याद रखना। ठीक है, कूल। तो यहां तक पानी भरा क्या सपोज करो आपने, ठीक है, और वुडन की एक क्यूब है हमारे पास जो पानी में फ्लोट कर रही है, किस तरीके से, इस तरीके से। अब उसका एक फ्रंट फेस बना रहा हूं बस मैं ऐसे। ठीक है, बाकी तो आप समझदार है, आप समझ जाएंगे। ये है भाई, देखो ये बना दिया कि भाई ये क्यूब है, ठीक है, वुडन की बनी हुई है, यही है ना। साइज ऑफ द क्यूब पूछ रहा है, साइज ऑफ द क्यूब इन द सेंस, भाई इसकी साइड लेंथ देख लेते हैं कितनी है, एल है, और ईच लेंथ क्या होती है, ये भी एल होगी, सब एल एल होंगी। ठीक है, इसके ऊपर कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है फिलहाल। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 0.2 kg आई थिंक, यही दे रखा होगा। ओके हाँ ठीक है, उसने बोला वुडन क्यूब जस्ट फ्लोट्स, जस्ट फ्लोट की बात कर रहा है। और ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, जब वो जस्ट फ्लोट की बात करे तो उसका अपर जो सरफेस होगा वो पानी के अपर सरफेस को ही टच करेगा, जस्ट फ्लोटिंग की बात कर रहा है। ओके कूल। तो क्या करने वाले हैं सर, अब इसने बोला है कि व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब इज राइज बाय 2 सेंटीमीटर above the water level. So what is that? What is the concept? Come on. So अब उसने बोला कि अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बॉस, इसको मैं थोड़ा सा वाइड एंड वाइड समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूं उसी डायग्राम में, तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, अलग नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो बोलता है कि अगर मास को हटा दूं तो ये क्यूब, देखो ऑब्वियसली जब आप मास हटाओगे तो थोड़ा सा वेट कम होगा वेट, अगर उसी को बैलेंस करने के लिए इस पे आप थ्रस्ट लगेगा और ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ये क्यूब यहां से थोड़ा बाहर निकलता है। मैंने बोला ठीक है भाई, निकलो बाहर, देखो है ये देखो, तो ये कितना ऊपर गया, कितना रेज किया, यानी पानी से कितना बाहर आया। उसने बोला 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करके ये बाहर आ जाता है जी। क्यूब इज 2 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल, है ना, क्यूब की जो हाइट है वाटर से ऊपर, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया है, क्योंकि जैसे आपने पानी हटाया, सॉरी नॉट पानी, दिस मास, दिस ऑब्जेक्ट, ओके, तो उसका मास को आपने वहां से रिमूव करा तो ये ऊपर आया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इसके वेट के कंपैरेटिवली इस पे आप थ्रस्ट ज्यादा लग रहा होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, इसलिए ऊपर को आ गया। समझ गए आप लॉजिकली। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये ऊपर आ गया हो तो कहीं ना कहीं तो स्टे करेगा। ठीक है सर, करेगा बिल्कुल। तो इस समय इसका जो वेट है और इस समय इस पे जो आप थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है ना, आप थ्रस्ट लग रहा है और इसका जो वेट है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, तो आप थ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू, है ना, इस कंडीशन में क्या है वो अप्लाई कर देना, इस समय कितना है, ठीक है, और इस समय कितना है, आप थ्रस्ट दोनों कंडीशन में अप्लाई कर लेना, तो आप उसके वेट के उसको इक्वल करने वाले हैं। तो 2 इक्वेशन वहां से बन जाएगी, एक यहां से बन जाएगी, मान लिया ये F1 F2 है, ठीक है, उस कंडीशन में वेट आपका, इसको मान लो आप व्हाट इज दैट, इसको W2 मान लो, यहाँ पे कंडीशन W1 मान लेना और यहाँ पे फोर्स मान लेना F1, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे F1 मस्ट बी इक्वल टू W1। क्यों सर, क्योंकि पूरा क्यूब अंदर था, देखो है ना, पूरा क्यूब, तो उस कंडीशन में आप थ्रस्ट, और जब थोड़ा बाहर आ गया 2 सेंटीमीटर से तो उस कंडीशन में आप थ्रस्ट। 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनका यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। साइज ऑफ क्यूब निकाला जा सकता है, मतलब साइज ऑफ क्यूब का मतलब उसकी एक साइड लेंथ निकाल लो। ठीक है, वो साइड्स को ही बताएगा ना, उसके साइड लेंथ होगी, उसको निकाल लो। तो भाई ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उनको आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, बैठ के उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तो डायरेक्ट बता रहा हूं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, याद रखना हमेशा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना होता है,
कि भाई एक वुडन ब्लॉक है, जस्ट वो फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर कोई मास रखा हुआ है और उसको हम सम टाइम हटा देते हैं आफ्टर सम टाइम। तो जब हम उसको हटाते हैं तो क्यूब पानी से कुछ बाहर आ जाता है, उसकी लेंथ दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, कितना बाहर आता है, और आपसे पूछता है कि उस क्यूब का जो भी है, वो वुडन का है, जिसका भी है, उसका साइज कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कम ऑन ये याद रखना, ठीक है, साइज ऑफ क्यूब यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी यहां पे रखा गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर, भाई वाटर ही होगा, इनटू, ठीक है, इनटू राइज, ठीक है, ऑफ क्यूब। क्यूब ने पानी के बाहर कितना वो बाहर आया, ठीक है, वो आपको डिस्टेंस दे रखी है, वो डिस्टेंस बस आपने यहां पे लिखनी है, ठीक है, वो डिस्टेंस यहां पे लिखनी है जो भी दे रखी होगी, जैसे 2 सेंटीमीटर, वो कितना राइज किया ऊपर, बस इसमें पुट कर देंगे आप, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। यानी अगर साइज निकालना है, मतलब उसकी लेंथ निकालनी है, तो अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है आपको 0.2, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है 10⁻³ इनटू बॉस साइज ऑफ द क्यूब, नो 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 राइज नॉट साइज राइज कितना किया उसने वाटर के बाहर 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 × 10⁻², ठीक है बॉस। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा सर, देखो कितना आ रहा है, 2 से 2 ये कैंसिल, और एक पॉइंट भी है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट भी है, तो ये -2 है, ऊपर जाएगा, है ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर लो, देखो, या तो इसी को कैंसिल कर दो यार, ठीक है, ये एक 10 बचेगा, ये 10 नीचे आएगा, 100 आएगा, और अंडर रूट में 1/100 बचेगा, यानी 1/10 बचेगा, यानी एल को लिख सकते हो 0.1 मीटर, या इसी को लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर, एक ही बात है। चेक करें आप, कैलकुलेशन चेक करें, बात खत्म, कैलकुलेशन चेक करें, बात खत्म। सो इस तरीके से अगर आप जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, मस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, बेहतरीन से सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जिस जिस कैटेगरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, ये आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। होता तो बहुत कुछ है यार, फ्लूइड की बात कर रहे हो यार आप, बहुत कुछ होता है, बट इससे जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जनरली देखा गया, आप हिस्ट्री उठा के देखना, उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट अगर आए हैं तो किस कैटेगरी के आए हैं आप उसी पे फोकस करें, टाइम बचाएं अपना, क्योंकि सारे चैप्टर से ही मतलब ये नहीं है कि बस आपने सारे चैप्टर को ही खा के जाना है बढ़िया तरीके से। ये जरूर देखा करो कि किससे सबसे ज्यादा इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आते हैं, इजी कहां से आते हैं, जल्दी सॉल्व कहां से हो जाते हैं, कैलकुलेशन में कहां फंसते हैं, इनकी कैलकुलेशन करके ही आप अपनी एनर्जी को वहां पे अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी, बढ़िया तरीके से कर रखी है, तो आप टफ से टफ टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, किससे कितना मार्क्स पूछा जा रहा है, किससे कितना नहीं पूछा रहा है, कहां पे मैं जल्दी से सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, कहां पे मुझे तकलीफ हो रही है, कहां मैं फंस सकती हूं, वहां टाइम कम वेस्ट करें आप और आगे बढ़ते रहे। और सबसे बढ़िया पैटर्न फॉलो करना है अपने एग्जाम का, कैटेगरी के अगर इसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहे तो आगे बढ़ते रहे, क्योंकि और बेहतरीन चीज आपका इंतजार कर रही है। कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट कि कितनी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितने कर सकते हो डजंट मैटर, बट जितने भी आप कर रहे हो, आउट ऑफ, अगर नीट की मैं बात करूं, आउट ऑफ 50 अगर आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो, 35 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो एक्यूरेट होने चाहिए, तो आपका स्कोर ऑसम तरीके से बढ़ जाएगा, ऑसम तरीके से, ठीक है, ठीक है। अगर आपने बहुत ही शानदार प्रैक्टिस करी है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आप कर ही लेंगे। ओके गाइस, सो ये है कहानी आज की मेरी जुबानी, होप सो आप इंजॉय करेंगे, इसका यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मस्त तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी प्रॉब्लम होगी बता देना, मेरे से शेयर कर लेना, छुपाने का नहीं बॉस। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।